अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा रिएक्टेंट या रीएजेंट। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड और ये टॉपिक तकरीबन तमाम बोर्ड में शामिल है। बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रिएक्टेंट और इसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में स्टोइकियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि रिएक्टिंग एजेंट जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस, जो स्पीशीज़ अवेलेबल होती हैं जिनको आपस में हमने केमिकली इंटरेक्ट करवाना होता है और वो इंटरेक्शन करके केमिकल रिएक्शन करके न्यू स्पीशीज़, न्यू सब्सटेंसेस परफॉर्म करते हैं। न्यू सब्सटेंसेस जो परफॉर्म हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। और जो वर्ड प्रोडक्ट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोड्यूस, मीन जो एक नई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज़, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनिशियली अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन करवाएं N2 और H2 को और अमोनिया हमने प्रिपेयर करना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको हम रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन के तौर पर तीसरी गैस है अमोनिया जो बनती है। अब इस रिएक्शन में चूँकि हमारे पास अमोनिया शुरू में अवेलेबल नहीं थी, वो हमने केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस की है, तो जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो प्रोडक्ट होती है और जो चीज़ हम आपस में मिक्स करते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। लिहाजा इस एग्जांपल में जो भी मैंने डिस्कस की है N2 + H2 गोज़ टू फॉर्म अमोनिया। अगर हम देखें तो इसमें अमोनिया एज अ प्रोडक्ट है, राइट साइड पे लिखते हैं यूजली, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो कि दोनों गैसेज हैं इनिशियली अवेलेबल हैं, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास दो किस्म के रिएक्टेंट्स होते हैं और ये क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है कि रिएक्टेंट जो हमारे पास दो किस्म के हैं, एक वो लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा है एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को दूसरा जो नाम देते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट भी देते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट को दूसरा नाम देते हैं नॉन लिमिटिंग। मीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट के हवाले से क्वेश्चन आता है कि आपने किसी भी इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये फाइंड करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है। और फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये हमारे केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर क्या अपना इम्पैक्ट, क्या अफेक्ट डालता है, इसको हमने चेक करना है। और क्या इसकी वजह से हमारे केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ अफेक्ट होता है, नहीं होता, क्या हिसाब किताब होता है, प्रोडक्ट कितनी बनेगी, क्वांटिटी उसकी कितनी बनेगी, ये हमने चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो वर्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग का मतलब होता है लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, जिसकी अमाउंट कम हो। अब बेसिकली इसकी अपनी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि इसकी अपनी अमाउंट कम होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो लिमिटिंग होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिकली इसका नाम जो लिमिटिंग रखा गया, ये रिएक्टेंट के माथे के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये लिमिटिंग है या एक्सेस है। तो बेसिकली हम इसकी एफिशिएंसी, इसकी एक्टिविटी, इसकी परफॉर्मेंस देकर फैसला करते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है। मैं एक अमूमन एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि हमारे पास दो किस्म के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट को हम कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जबकि दूसरा स्टूडेंट है वो डल किस्म का है, ठीक है ना, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। बेसिकली हम उनकी कारकर्दगी को देख के, उनकी एफिशिएंसी, उनके रिजल्ट्स, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंस को देखकर ये फैसला कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबकि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लेता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो वो बहुत अच्छा काउंट होता है। और अगर कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं लेता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो वो अच्छा स्टूडेंट काउंट नहीं होता। तो बेसिकली किसी भी स्टूडेंट के माथे के ऊपर भी नहीं लिखा हुआ ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा नहीं है। तो बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिविटी, उसके रिजल्ट्स, इनको देखकर हम फैसला करते हैं। इसी तरह कोई भी रिएक्टेंट ज़ाहिरी तौर पर कोई लिमिटिंग या एक्सेस नहीं होता। उसकी परफॉर्मेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उसका काम यह है कि उन्हें रिएक्शन करके प्रोडक्ट देनी है। कोई भी रिएक्टेंट कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, अगर तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा तो एक्सेस और बड़ा अच्छा, बड़ा एफिशिएंट, ब्रिलियंट रिएक्टेंट काउंट होगा। और अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम दे रहा है, उसका प्रोडक्ट में हिस्सा बहुत कम है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट को लगेगा अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे।
ठीक है, अब मैं इन दोनों को डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना, एक्सेस को भी और लिमिटिंग को भी। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जी limiting reactant is a reactant which gives the least amount of product। असल चीज़ ये है कि which give the least amount of product is a reactant which gives the least amount of product is called limiting reactant। लिमिटिंग रिएक्टेंट का वर्ड यूज़ करें या लिमिटिंग रिएजेंट का वर्ड यूज़ करें, दोनों सूरतों में बात एक ही है। जबकि दूसरा हमारे पास जो है दैट इज एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग, वो इसी के अगेंस्ट होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट that gives that produces the excess or extra, excess और extra दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। amount of product is called excess reactant। excess और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, नॉन लिमिटिंग जी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जी। अब ये तो भी उनकी डेफिनेशन। अब जो मेन प्रॉब्लम है कि हमने किसी भी इक्वेशन के अंदर या किसी भी रिएक्शन में, क्वेश्चन में सबसे पहले ये फाइंड करना होता है कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। इसकी वजह क्या है, याद रखें कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती हैं, वो केमिकल इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर नहीं बता सकते कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊंगा कि आप इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर भी बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन सा लिमिटिंग होगा और कौन सा नॉन लिमिटिंग होगा। याद रखें, मैं अमूमन का एग्जांपल देता हूँ कि घर में अगर हमारे पास 10 किलो आटा और 10 किलो नमक ही है तो कौन सी चीज़ जल्दी ख़त्म होगी। तो तमाम स्टूडेंट कहते हैं 10 किलो आटा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह कि हालांकि दोनों चीज़ों की अमाउंट बराबर आई है, दोनों चीज़ों की अमाउंट बेशक बराबर आई है, लेकिन क्योंकि आटे का यूज़ ज़्यादा होता है इसलिए वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि नमक का यूज़ बहुत कम होता है आटे के मुकाबले में, तो लिहाजा ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो अब वजह क्या है, जिस चीज़ का यूज़ ज़्यादा होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और जो जल्दी ख़त्म हो जाती है दैट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, वो हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कि यही चीज़ जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल कर रही होती है। क्यों? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्टेंट्स का होना ज़रूरी है, 3 है 4 है जो भी है। मीन्स अगर हम सिंपल बात करें, ये ऊपर जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी N2 + I2 वाली, N2 + H2 गोज टू फॉर्म 2NH3। ठीक है, जो बेसिकली एक तरीकाकार है कि जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मीन हमारे पास जो रेशियो है वो है 1:2। इस चीज़ को हमने यहाँ पर बॉक्स में क्लोज करते हैं। एट द सेम टाइम हम चेक करते हैं कि H2 भी इसी अमोनिया की प्रेपरेशन में अपना रोल प्ले कर रही है। तो इसके देखें, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और अगर हम इसके भी 1 मोल के साथ रेशियो चेक करें तो ये बन जाएगा 2/3। 2/3 मीन्स 0.66 मोल्स। एक ही टाइम पे एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि अमोनिया के यानी प्रोडक्ट के 2 मोल्स दे रहा है, जबकि दूसरा रिएक्टेंट ऐसा है जो कि इसका 1 मोल इसके 0.66 मोल देता है। बेसिकली किसी भी रिएक्टेंट को हम ये चीज़ देख कर के वो प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट देता है, इससे हम फैसला करते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस है। याद रखें कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम अमाउंट देगा दैट विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट,
और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ज़्यादा अमाउंट देगा दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि 2 ग्रेटर दैन 0.66 तो लगा क्या हो जाएगा, ये वाला रिएक्टेंट नाइट्रोजन ये एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वही एग्जांपल है जो हमने आटे और नमक की बात की थी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जबकि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आए हैं बेसिकली इनका यूज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट काउंट हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट की कम अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया। एक तो ये पता चल गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ऐसा होगा जो लिमिटिंग काउंट होगा। ठीक है ना, ये मैं आपको चल के बताऊंगा कि हमारे पास 2 किस्म की इक्वेशन होती हैं, 2 किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, दोनों में हमने फाइंड करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ है कि कोई भी जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। जो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म होगा, कंज्यूम हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन फौरी स्टॉप कर जाएगा। जब फौरी स्टॉप कर जाएगा तो उसके बाद कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकती। ठीक है ना। एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम घर में जिस तरह हमारी माएँ बहनें यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाती हैं, कपड़े धोने की हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में से, जो बच्चे भी समझते हैं और गर्ल यानी बच्चियाँ भी समझती हैं, गर्ल भी समझती हैं। देखें, कपड़े वॉश करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो हमने जो कपड़े धोने होते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने पानी यूज़ करना होता है, फिर हमने सर्फ भी यूज़ करना है। ठीक है। और इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी हो। अगर ये 5 चीज़ें मौजूद हैं और बंदा भी काम करने वाला मौजूद है तो हम कपड़े धो लेंगे। देखें, कपड़े धोने शुरू किए, कपड़े धोते हुए ठीक है क्या हुआ, 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद लाइट चली गई है। ठीक है ना। तो लाइट के चले जाने के बाद क्या हुआ, जब एक सार का सारा यानी एक चीज़ फेल हुई है, एक चीज़ ख़त्म हो गई, तो हमारा सार का सारा प्रोसेस क्या है, रुक जाता है। बेशक सर्फ भी पड़ा है, पानी भी आ रहा है, वॉशिंग मशीन भी है, कपड़े भी अभी बहुत सारे पड़े हैं धोने वाले, सिर्फ एक फैक्टर के एलिमिनेट होने से, एक फैक्टर के टर्मिनेट हो जाने से सारा का सारा प्रोसेस रुक गया। अब कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जब भी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो बाकी दूसरे रिएक्टेंट कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ऐसा ही सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा रिएक्शन रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, या कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, कंट्रोल्स the amount of product, amount of product का वर्ड यूज करें, और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कहाँ तक जाएगा, किस हद तक जाएगा। ठीक है ना। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्योंकि हमारी प्रोडक्ट सारी डिपेंड ही लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर कर रही है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को चेक करना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हमारा कोई क्वेश्चन होता नहीं, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट वो होगा जो रिएक्शन ख़त्म हो जाने के बाद या रिएक्शन रुक जाने के बाद भी कोई ना कुछ अमाउंट बच गई है, वो सारा कंज्यूम नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो हमारी प्रोडक्ट नहीं डिपेंड कर रही। लिहाजा अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास 2 किस्म की रिएक्शन है। एक वो रिएक्शंस देखेंगे जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, डिफरेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बहुत सारी इक्वेशन है और मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेशन ऐसी ही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, मीन किसी एक रिएक्टेंट के ज़्यादा होंगे, किसी एक रिएक्टेंट के कम हो जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास है रिएक्शन जिनमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास एग्जांपल। ठीक है ना। इनमें भी हम चेक करेंगे कि जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल और जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, इनमें कौन सा रिएक्टेंट होगा जो लिमिटिंग होगा और हमारे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। याद रखें, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन अमूमन बैलेंस फॉर्म में होती है। अगर इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में ना हो तो आप उसको बैलेंस करें, और बैलेंस करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। टाइम शॉर्ट है, विद इन 1 मिनट आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है। याद रखें, ऐसी इक्वेशंस या ऐसे रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, द रिएक्टेंट विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स
इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इनमें क्या होगा, द रिएक्टेंट विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, बड़ी तवज्जो के साथ देखें, ग्रेटर रिएक्टेंट विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स या लार्जर नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जहाँ पे अगर आप दूसरी साइड पर देखें, दोज रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इनमें क्या होगा, द रिएक्टेंट विच हैज़, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की बेस पर तो हम कह नहीं सकते दोनों के नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मोल के अलावा कोई क्वांटिटी, कोई प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है जो इनमें से एक दूसरे को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करती हो, और वो हर एक लिमिटिंग का या हर एलिमेंट का या हर एक कंपाउंड का जो मोलर मास है वो डिफरेंट होता है। लिहाजा क्या हो जाएगा, द रिएक्टेंट विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेटर मोलर मास, विच हैज़ ग्रेटर मोलर मास, ये चीज़ें इनमें रखनी है। अगर तो नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ मोल जिसके ज़्यादा होंगे वो लिमिटिंग होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मीन्स ज़्यादा वाला हमेशा ज़्यादा यूज़ होता है, और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो जल्दी ख़त्म होती है। जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, और इस केस में क्या होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हों या मोलर मास ज़्यादा हो, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपके जिम्मे ये काम है, आप देखें अपनी बुक में जितनी एग्जांपल आपको मिलती हैं उनमें सब में चेक करें, कैलकुलेट करें, एक वही रेशो वाला मेथड अप्लाई करें, और देखें हमेशा वही नंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे या जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी। अब यहाँ पर हम 2-3 एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने N2 और H2O के एग्जांपल चेक कर लिया, उसको भी हम एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं N2 + 3H2। हाँ, इसके लिए एक शर्त यह है कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, NH3 जी। इस केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक हम इक्वेशन और चेक करते हैं, और वो हमारे पास है H2 + O2 गोज़ टू फॉर्म NH2O, 2H2 + O2 गोज़ फ्रॉम 2H2O। अब अगर आप देखें यहाँ पे इसके 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल बनाते हैं, मीन हाइड्रोजन और वाटर में 1:1 है, जबकि एट द सेम टाइम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के लिहाज से रेशो चेक करें तो ये 1:2 बनता है। तो मीन क्या है, ऑक्सीजन एक ऐसा रिएक्टेंट है जो वाटर की यानी प्रोडक्ट की ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एक ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट दे रहा है। अब हमने दोनों को 1 मोल के लिहाज से कंपेयर किया है, तो लिहाजा वो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज़्यादा होंगे दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। लिहाजा क्या होगा, दैट रिएक्टेंट विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ट्रीटेड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारे पास एग्जांपल है दूसरे केस की जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल बट रिएक्टेंट हैविंग ग्रेटर मोलर मास इज ट्रीटेड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं Mg + S गोज़ टू फॉर्म MgS, मैग्नीशियम + सल्फर गोज़ टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड। आप क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, मोल के लिहाज से तो हम इनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब हम क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये अपने मोलर मास के लिहाज से ट्रीट करते हैं या रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम का मोलर मास है 24, जबकि सल्फर का मोलर मास है 32। इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास हो जाएगा 56, दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक हो गया। अब देखें, अगर मैग्नीशियम का 1 मोल इस मैग्नीशियम सल्फाइड का 1 मोल प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। और अगर हम मैग्नीशियम का लें 1 ग्राम तो ये कितना बनाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेना, ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 56 एंड x विल बी इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 24 विल बी इक्वल टू जी 2.3 आंसर आना चाहिए राउंड अबाउट। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू। जी देखें जरा, 56 डिवाइडेड बाई 24 2.33 मीन्स कितना बन जाएगा 2.33 ग्राम।
आप दूसरों को भी कंपेयर करते हैं, सल्फ़र को, सल्फ़र रेशो मैग्नीशियम सल्फाइड, इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है। आप इस सल्फ़र के हैं 32 ग्राम, ये बनाते हैं 56 ग्राम, ठीक है। जब हम इसके लेंगे 1 ग्राम के साथ कंपेयर करें, ये 1 हो जाएगा x, अब कंपेयर करें 32x इज इक्वल टू 56 और x विल बी इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 32 विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये तो 2 भी पूरा नहीं होगा। 56 डिवाइडेड बाई 32